हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 3 ऑनर्स पेपर 6 में गुलाम वंश की सत्ता की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका के बारे में चर्चा करूँगी। मोहम्मद गोरी के भारत आगमन और तराइन के युद्ध में उस विजय के पश्चात भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीतने के पश्चात अपने यहाँ के प्रदेश का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंपकर वापस चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य, ताकतवर और विश्वसनीय था। चूँकि मोहम्मद गोरी का अपना कोई पुत्र नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य में विभाजन हो गया। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के समय उसके भारतीय साम्राज्य का नियंत्रण कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में था, अतः उसने उन प्रदेशों में अपने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान के एक कुलीन तुर्क परिवार में हुआ था। बचपन में ही उसे दास के रूप में बेच दिया गया था और उसे निसापुर के एक काजी ने खरीदा था। काजी ने उसकी समुचित देखभाल की और उसके धार्मिक तथा सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की, पर काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने पुनः कुतुबुद्दीन को गजनी ले जाकर बेच दिया, जहां से उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। उसकी प्रतिभा, योग्यता और सौम्यभक्ति से प्रभावित होकर गोरी ने उसे अमीर-ए-आखुर का पद प्रदान किया तथा तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी भूमिका से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेशों की जिम्मेदारी सौंप दी। ऐबक ने मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों की व्यवस्था समुचित रूप से संभाली तथा नए प्रदेशों को जीतकर उसके साम्राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाया। 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण उत्तर भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना कर दी। वास्तव में गोरी की सैन्य योजनाओं को ऐबक ने ही पूरा किया, इसलिए भारतीय तुर्क अधिकारी भी ऐबक को ही अपना मालिक समझते थे, क्योंकि गोरी अधिक समय तक भारत में नहीं रहा और वह लगातार मध्य एशिया की राजनीति में ही उलझा रहा, अतः उसे अपने भारतीय प्रदेशों को देखने या उस पर ध्यान देने का अधिक अवसर नहीं मिला। गोरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक ने लाहौर पहुंचकर गोरी के भारतीय साम्राज्य का स्वतंत्र शासक का पदभार संभाल लिया, पर उस समय उसका औपचारिक राज्याभिषेक नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तक वह गोरी का गुलाम था। उसका औपचारिक राज्याभिषेक सुल्तान गियासुद्दीन मुहम्मद, जो गोरी का भतीजा और उसका उत्तराधिकारी था, उसकी अनुमति मिलने के बाद ही 24 जून 1206 ईस्वी को हुई। आरंभ में उसने सिर्फ मलिक और सिपाहसालार की उपाधि ही ग्रहण की। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी ने उसे दास्ता से मुक्त कर दिया, जिसके पश्चात उसने विधिवत रूप से दिल्ली का स्वतंत्र शासक के रूप में सत्ता संभाल लिया। कई इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारत में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, पर इस संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतिहासकार हबीब और निजामी के अनुसार अचानक मृत्यु हो जाने से गोरी किसी को अपना प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सका था। वह अपने गुलामों पर काफी भरोसा करता था, पर उसने न तो यल्दीज और न ही कुतुबुद्दीन को दास्ता से मुक्त किया था, जिसके कारण सत्ता प्राप्त करने के लिए कुतुबुद्दीन को काफी संघर्ष करना पड़ा। जिस समय ऐबक सुल्तान बना, उस समय भारत के एक बड़े क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार हो चुका था, पर उनकी सत्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। सबसे बड़ी समस्या कुतुबुद्दीन का गुलाम होना था।
और इस्लामी परंपरा के अनुसार गुलामी से मुक्त हुए बिना कोई सुल्तान नहीं बन सकता था। उसके राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा असुरक्षित थी। उसके प्रतिद्वंदी यल्दीज कुवाचा और बंगाल बिहार की खिलजी अपनी शक्ति और प्रभाव क्षेत्र का निरंतर विस्तार कर रहे थे। गोरी की मृत्यु के पश्चात यहाँ के स्थानीय राजपूत तुर्क सत्ता को भारत से समाप्त कर देना चाहते थे। ऐसी विषम परिस्थिति में ऐबक ने काफी सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए साम्राज्य विस्तार के बदले अपने जीते हुए क्षेत्र को सुरक्षित करने का निर्णय लिया तथा प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया। उसे गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्त कर दिया और भारत का वैध शासक स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने प्रतीक चिन्हों जैसे छत्र, सिंहासन, पताका आदि भेजकर कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी से विभूषित भी किया। कुतुबुद्दीन ने उस समय तक गोरी के समय के महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी सरदारों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया तथा अपनी बहन का विवाह नसीरुद्दीन कुवाचा से कर दिया। उसने स्वयं ताजुद्दीन इल्दीज की पुत्री से विवाह कर लिया। इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन कुवाचा वैवाहिक संबंधों के बाद उसके मित्र बन गए, पर यिल्दीज ने शत्रुता की भावना बनाए रखी। अतः कुतुबुद्दीन ने उसका सामना करने का निश्चय किया। गोरी के उत्तराधिकारी से मुक्ति पत्र पाकर यिल्दीज भी स्वयं को गोरी के प्रदेशों का उत्तराधिकारी मानने लगा था। अतः वह सेना लेकर पंजाब की ओर बढ़ा और उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया तथा पीछे हटने के लिए विवश किया और स्वयं आगे बढ़कर गजनी पर भी अधिकार कर लिया। पर कुतुबुद्दीन ऐबक का गजनी पर अधिकार अधिक समय तक नहीं रहा और वहां के सरदारों के विरोध के कारण उसे जल्द ही वापस आना पड़ा। यिल्दीज ने कुतुबुद्दीन के हटते ही गजनी पर पुनः अधिकार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वह पुनः भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सका और इस प्रकार ऐबक को अपने एक प्रबल प्रतिद्वंदी से मुक्ति मिल गई। जिस समय गोरी के आदेश से ऐबक मध्य भारत में तुर्क सत्ता का विस्तार कर रहा था, उसी समय गोरी का एक अन्य सरदार बख्तियार खिलजी ने पूर्व में तुर्क सत्ता स्थापित की। उसने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया तथा लखनौती को अपनी राजधानी बनाकर सत्ता चलाने लगा। 1206 ईस्वी में अली मर्दान नामक सरदार ने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं स्वतंत्र शासक बन गया, पर लखनौती में उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं थी और खिलजी सरदार उसके विरोधी थे। अतः अली मर्दान ने ऐबक से सहायता की याचना की। ऐबक भी किसी ऐसे ही अवसर की तलाश में था। उसने अली मर्दान को सहायता पहुंचाकर खिलजी सरदारों का दमन किया तथा लखनौती में उसे अपने अधीन शासक नियुक्त किया। अन्य खिलजी सरदारों ने भी ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बंगाल पर उसका प्रभाव स्थापित हो गया। ऐबक ने आगे बढ़कर विद्रोही राजपूत राज्यों की ओर भी ध्यान दिया। उसने कई राज्यों ने गोरी की हत्या के पश्चात उत्पन्न स्थिति से लाभ उठाकर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी तथा लगातार तुर्क राज्य को चुनौती दे रहे थे। कुछ राज्य स्वतंत्र हो गए थे तथा कुछ राज्यों ने तुर्कों को बाहर निकाल दिया था। अधिकतर राजपूत राज्यों ने तुर्कों को कर देना बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में ऐबक ने सर्वप्रथम बदायूं पर पुनः अधिकार किया तथा इल्तुतमिश को वहां का प्रशासक नियुक्त किया। जिन राज्यों ने कर देना बंद कर दिया था
उन्हें पुनः कर देने के लिए मजबूर किया गया, पर अपनी असामयिक मृत्यु के कारण ऐबक कालिंजर और ग्वालियर पर अधिकार नहीं कर सका। 4 नवंबर 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने भारत में प्रदेशों को जीता, पर उसने यहाँ तुर्क सत्ता को स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही संभाला तथा भारत में तुर्क सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। वह काफी कम समय के लिए सुल्तान बना, पर अपनी कुशलता से उसने भारत में तुर्की सत्ता की नींव डाल दी। एक साधारण दास के पद से वह आगे बढ़ता हुआ अपनी योग्यता के बल पर सुल्तान के पद तक पहुंचा और 4 वर्षों की अवधि में ही कई महत्वपूर्ण कार्यों के द्वारा तुर्क सत्ता को भारत में स्थापित करने में सफल हुआ। उसने गोरी के सहायक के रूप में कई प्रदेशों को जीता। उसके सभी सैनिक अभियानों में उसका साथ देने के अलावा गोरी की अनुपस्थिति में भी उसने उसके साम्राज्य का विस्तार किया तथा उसके प्रशासन को नियंत्रण में रखा। वह एक योग्य सैनिक और कुशल सेनानायक था। मोहम्मद अजीज अहमद के अनुसार कुतुबुद्दीन एक असाधारण विजेता था। मोहम्मद गोरी के जीवन काल तथा उसकी मृत्यु के पश्चात लगातार युद्ध में व्यस्त रहने के बावजूद ऐबक तुर्क साम्राज्य को स्थायित्व देने में सफल रहा। अपनी कुशल कूटनीति से उसने सभी विरोधी सरदारों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। विद्रोहों का दमन कर उसने राज्य में शांति व्यवस्था कायम की। अपनी दानशीलता के कारण वह लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला के नाम से मशहूर था। वह साहित्य और कला का संरक्षक था। उसके दरबार में हसन निजामी और फक्रे मुदब्बिर जैसे प्रसिद्ध विद्वानों को संरक्षण मिला था। हसन निजामी ने ताज उल मासिर तथा फक्रे मुदब्बिर ने तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथों की रचना की थी। उसने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। उसने कुतुब मीनार बनाने का कार्य भी आरंभ किया, पर उसे पूरा नहीं कर सका। ऐबक को प्रशासनिक कार्यों की ओर ध्यान देने का अधिक अवसर नहीं मिल सका। उसका अधिकतर समय विद्रोहों को दबाने तथा नवजात तुर्की राज्य को सुरक्षित करने में ही बीता। इसके बावजूद यह सत्य है कि उसी के द्वारा स्थापित नींव पर इल्तुतमिश और बलबन ने एक मजबूत इमारत खड़ी की। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश मामलुक अथवा दास वंश के नाम से जाना जाता है। मामलुक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अपनाया हुआ। इस शब्द का प्रयोग उन विशेष गुलामों के लिए किया जाता था जिन्हें मुख्य रूप से सैनिक कार्यों में लगाया जाता था। ऐसे दासों या गुलामों को आर्थिक गतिविधियों या घरेलू कार्यों में नहीं लगाया जाता था। अधिकतर आधुनिक इतिहासकार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश को मामलुक वंश कहना उचित नहीं मानते, क्योंकि इस वंश के केवल 3 शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन दास थे, पर उनके मालिकों ने उन्हें दासता से मुक्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन ने विधिवत सुल्तान बनने से पहले मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी से मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया था। इल्तुतमिश को ऐबक ने तथा बलबन को इल्तुतमिश ने दासता से मुक्त कर दिया था। थैंक यू।